मैं आग्रह करूंगा अपने नेता लालू यादव जी से कि जिस सीट पर आपने 10 पर दिया है, ये 1990 और 2005 और 95 अब जुग नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन करिए। यदि आप नहीं करेंगे तो इसका पूरा बेनिफिट बीजेपी उठाएगी। साथियों नमस्कार। बिहार की यात्रा में जो तमाम चीजें मेरे नजर में आई, जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो मैंने गौर किया, उनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था कि जो महागठबंधन जिसे कहते हैं आरजेडी, कांग्रेस, इस बार वीआईपी और वाम दल, इनका जो गठजोड़, जो गठबंधन है, इसको समर्थन करने वाले बिहार के अलग अलग इलाकों में जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनके अंदर एक अजीब सी चिंता और बेचैनी थी। चिंता और बेचैनी का कारण बहुत साफ था कि ये लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर सीटों को लेकर बातचीत क्यों पूरी नहीं हो पा रही है, सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो पा रहा है, और कब तक ये साफ हो पाएगा कि भाई हम जहां से वोट डालते हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारी विधानसभा है, उसमें कौन चुनाव लड़ेगा। अंदर ही अंदर एक चिंता जो कुछ लोगों ने खुलकर बताई वो ये भी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अंतिम समय तक महागठबंधन में जो सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, जो वार्ता चल रही है, अगर वो ठीक से संतोषजनक नहीं हो पाई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें महागठबंधन के 2-3 प्रत्याशी खड़े हो जाएंगे और फिर उस स्थिति में हम जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या हम नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ वोट देने वाले हैं और इस बार हम जीत चाहते हैं, तो वो कहीं वो जो मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। अब आज नामांकन वापस लेने की विड्रॉयल की अंतिम तिथि है। फर्स्ट फेज का विड्रॉयल कब का पूरा हो चुका है, सेकेंड फेज की विड्रॉयल की अंतिम तिथि है। अगर आज कोई 1-2 और प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो आप सब भली भांति जानते हैं साथियों कि इस बार महागठबंधन के लिए बिहार चुनाव में बिल्कुल वही होगा जो आशंका, जो डर, जो चिंता महागठबंधन के वोटरों और सपोर्टर्स ने हमसे बातचीत में जाहिर की थी। क्योंकि जो स्थिति बनकर उभरी है उससे यह साफ है कि महागठबंधन एनडीए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से लड़ने के बजाय इसके घटक आपस में लड़ने में ज्यादा इच्छुक नजर आ रहे हैं। वरना क्या कारण है कि 2 सितंबर को जिस दिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति हुई, उसके बाद मुड़ करके राहुल गांधी ने बिहार की ओर नहीं देखा। अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, जैसा कि उनकी पार्टी के पदाधिकारी और नेता हमसे दावे किया करते हैं हमेशा, और कहते हैं कि राहुल गांधी तो जब चाहे 2 महीने में नरेंद्र मोदी को गिरा देंगे, तो क्या कारण है कि इतना महत्वपूर्ण चुनाव बिहार में हो रहा है और राहुल गांधी कोई समय नहीं दे रहे हैं बिहार को। बिहार जाना तो दूर, वो बिहार को लेकर ना कोई खास बैठकें कर रहे हैं, ना चर्चा कर रहे हैं। केवल एक महत्वपूर्ण बैठक उन्होंने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की थी जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। इसके अलावा वो कोलंबिया की विदेश यात्रा साउथ अमेरिका की करके लौटे हैं और तब से भारत के अलग अलग राज्यों में उनके कार्यक्रम लग रहे हैं। अब जल्द ही उनका आसाम में कार्यक्रम होने वाला है और उसके बाद बताया जाता है कि 1-2 और राज्यों में उनके कार्यक्रम हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि आखिर राहुल गांधी बिहार का रुख कब करेंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआईआर का विरोध यानी वोट चोरी का जो मुद्दा उन्होंने अपनी यात्रा में उठाया था, जिसको कि दूसरे दलों को तो छोड़िए, उनके सबसे पुराने सहयोगी आरजेडी के नेता तेजस्वी ने ही यात्रा होते ही बिल्कुल छोड़ दिया। वो मुद्दा बिहार में एक डेड इशू है। वोट चोरी के मुद्दे की कोई इस मुद्दे का नाम तक नहीं ले रहा, इस पर वोट डालना तो दूर। इसी को देखते हुए राहुल गांधी फिर मुंह फुलाकर बिहार से
अपना रुख मोड़ चुके हैं? ये तमाम सवाल हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी को बात करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए और कुछ न कुछ जनता के वोटरों के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन हम लौटते हैं अपने महागठबंधन के मुद्दे पर साथियों। तो आज क्या स्थिति है? महागठबंधन के लोग बार बार ये कहते रहे कि उनका और एनडीए का, क्योंकि वोट प्रतिशत 2020 यानी पिछले विधानसभा में बहुत ही कम था, इसीलिए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की स्थितियों को देखते हुए और करप्शन के मुद्दे उठे हैं, और इस बार तो प्रशांत किशोर भी एक बड़ा फैक्टर है जो वोट लेंगे जरूर, और जितना भी वोट लेंगे वो तो एनडीए का ही वोट कटेगा, वगैरह वगैरह तर्क दे करके वो कह रहे थे कि इस बार तो नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना बहुत ही आसान काम है, चुटकी में हो जाएगा। लेकिन आज क्या स्थिति है, कुछ जानकारियां देना चाहूंगी और साथ में आपको सुनाएंगे भी कि ये दोनों घटकों के नेता इस स्थिति पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं। आप भी मीडिया में उनके बयान देख रहे होंगे। साथियों, आज अंतिम दिन है नामांकन वापस लेने का। अगर इक्का दुक्का कोई विड्रॉयल होती है तो उसको अगर आप परे रखें तो इस समय स्थिति ये है कि कम से कम 13-14 सीटों पर महागठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस और आरजेडी कहां-कहां एक दूसरे से टक्कर में हैं, और वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, नरकटियागंज, वारसलीगंज, इतनी सीटें तो केवल कांग्रेस और आरजेडी के टक्कर की सीटें हैं। इसमें मैं कुटुंबा की सीट को नहीं जोड़ रही हूं साथियों, वो इसलिए क्योंकि ऐसे इंडिकेशन आए हैं कि कुटुंबा में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनके खिलाफ जो कैंडिडेट उतारा जा रहा है वो शायद विड्रॉयल कर लेंगे। आप सोच सकते हैं कि इन घटक दलों में कितना ट्रस्ट है, कितना विश्वास है कि एक दूसरे के प्रदेश अध्यक्ष को भी ये नहीं छोड़ रहे। अब आगे देखते हैं एक और इसी घटक के बीच का एक और समीकरण। इस बार सीपीआई बनाम कांग्रेस, यानी सीपीआई जो एक मजबूत वाम दल अभी भी बिहार में जिसका एक समर्थक वर्ग, एक वोट बेस कहा जाता है कि बिहार के कुछ पॉकेट्स में बरकरार है, तो सीपीआई ने कहा और कांग्रेस की टक्कर कहां कहां हो रही है? बछवाड़ा, राजापाकड़, बिहार शरीफ, करगहर, ये तो हुई सीपीआई और कांग्रेस की टक्कर। अब आ गया एक और घटक दल जो है तो छोटा सा दल, लेकिन जिसने इस पूरे अभी तक के जो चुनाव का पूरा चुनावी माहौल है उसमें सबसे ज्यादा जिसके नेता ने सुर्खियां बटोरी हैं, मुकेश सहनी की वीआईपी, उसकी कहां कहां लड़ाई है आपस में? आरजेडी के साथ वीआईपी की लड़ाई है चैनपुर और बाबू बरही, और इसके अलावा बहुत संभव है वीआईपी कांग्रेस के साथ भी एक दो जगह पर अपने डमी कैंडिडेट या अपने लोगों को मैदान में उतार दे। एक बेलदौर की सीट भी है जहां कांग्रेस के खिलाफ एक छोटा सा घटक है, वो भी अपने आप को महागठबंधन का हिस्सा है, वो एक आईपी गुप्ता नाम के सज्जन है जिनकी पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, वो लड़ रहे हैं। चलिए आप बेलदौर को जाने भी दें तो कम से कम 1 दर्जन से अधिक सीटें हैं जिसमें मैंने कुटुंबा का अभी नाम नहीं जोड़ा है, जहां सीधे सीधे कांग्रेस आरजेडी हो या कांग्रेस सीपीआई हो या कांग्रेस वीआईपी हो, इनकी लड़ाई हो रही है। केवल कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो, अब ये कांग्रेस का दावा है साथियों, पता नहीं अंदर में क्या सच्चाई है। ये कांग्रेस का दावा है कि जहां कहीं भी कांग्रेस आरजेडी की टक्कर हो रही है, हमने आरजेडी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवारों ने हमारे खिलाफ अपना नामांकन, अपना पर्चा भरा है। आने वाला जो चुनाव होगा 14 तारीख को, इंडिया गठबंधन की अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। 2010 वाला इनका हाल होने वाला है, चिंता मत कीजिए। भारी बहुमत से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। वहाँ तो महागठबंधन गठबंधन है, वहाँ कभी हो ही नहीं सकता है ये लोग एक साथ। हम लोग का देखिए 5 दल एक साथ चुनावी मैदान में है, तो निश्चित तौर पर इनकी हार तो पहले ही हो गई है।
मैं आग्रह करूंगा अपने नेता लालू यादव जी से कि जिस सीट पर आपने 10 पर दिया है, ये 1990 और 2005 और 95 अब युग नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन करिए। यदि आप नहीं करेंगे तो इसका पूरा बेनिफिट बीजेपी उठाएगी। ऐसा नहीं है साथियों कि खींचतान उठापटक एनडीए में नहीं थी। जिस समय सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही थी और बातचीत अंतिम दौर में थी, तो काफी तनाव हो गया था, विशेष रूप से जब एलजेपी रामविलास को 29 सीटें दी गई। चिराग पासवान जिसके नेता हैं, इससे जेडीयू में काफी बेचैनी थी और जेडीयू के अंदर एक एहसास ये बन रहा था कि जानबूझकर चिराग पासवान को महत्व दिया जा रहा है, उनको महत्वपूर्ण एक चेहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका जो भी वो सीटें जीतेंगे, याद रखिए पिछले बार वो अलग लड़े थे, सिर्फ एक सीट जीते थे, लेकिन जेडीयू को उन्होंने बहुत मुश्किल में डाल दिया था। तो ये समझा जा रहा था कि जानबूझकर एलजेपी को महत्व दिया जा रहा है ताकि एलजेपी बीजेपी के समर्थन में रहेगी और जेडीयू उस लिहाज से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं, ये तो बीजेपी और एलजेपी ही बता पाएंगे, लेकिन एक बात साफ है कि अंतिम समय आते आते एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एक सहमति बन गई। जहां जहां जेडीयू से टक्कर की बात थी वो भी मसला सॉर्ट आउट कर लिया गया। 2-3 जगह हैं जहां जीतन राम मांझी की पार्टी या एलजेपी जेडीयू के खिलाफ मैदान में है, लेकिन उनमें पता नहीं कितना उनके लोग सीटें काट पाएंगे, ये एक दूसरे का ये कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर के महागठबंधन का घमासान इस समय बिहार चुनाव की सबसे बड़ी खबर, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा एक और खिलाड़ी प्रशांत किशोर, जो एक बहुत ही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कमिंग विद अ बैंग, एक बहुत ही जोर शोर के साथ, बाजे गाजे के साथ मैदान में उतरे थे। उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से उनकी, एक तरह से लगता है जैसे बिल्कुल एक पैकअप सा होने लग गया है। जिस तेजी के साथ जनसुराज और प्रशांत किशोर की पार्टी का विस्तार और उनके मुद्दे और उनके इंटरव्यूज और उनका बिल्कुल मीडिया को पूरी तरह से मीडिया में छा जाना, जितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी वो इस चुनाव में दिख रहा था कि बनेंगे, क्या सचमुच वो उस स्थिति में आ पाए हैं? और अभी जबकि नामांकन पूरा हो गया और चुनाव प्रचार का असली जो गर्मी है, चुनाव प्रचार की सरगर्मी, वो अभी शुरू होनी है, उससे पहले ही पीके की पार्टी किस स्थिति में आ गई है, इस पर हम अपने अगले अड्डा में चर्चा करेंगे। फिलहाल गौर करने वाली बात यह है कि अगर महागठबंधन के पास कोई मौका था 20 साल से एनडीए की सरकार को सत्ता से हटाने का, जो कि पिछले बार, जिसकी वो बार बार हमें याद दिलाते हैं कि डिफरेंस ऑफ वोट शेयर केवल 0.03 यानी आधा % से भी कम था, और वो ऐसे मान रहे थे कि चुटकियों में हरा देंगे। क्या महागठबंधन में जो चल रहा है ये स्थिति, अब क्या वो इस स्थिति में है कि एनडीए को चैलेंज कर सके? जबकि एक एक जिले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एनडीए लगातार उसका ग्राफ बेहतर होता जा रहा है। जो भी दिक्कतें, जो परेशानियां थी, धीरे धीरे लोग का रुझान एनडीए की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि महागठबंधन अपने घर को संभालने में नाकाम रहा है। और क्या ये जो आपसी घमासान है, ये फिर से महागठबंधन को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर इस बार भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने और महागठबंधन एनडीए को हरा नहीं पाया, तो फिर इस तथाकथित महागठबंधन का भविष्य क्या रह जाएगा? ये कुछ सवाल हैं जिस पर गौर करने का समय आ गया है। हम चाहेंगे आप हमसे अपने विचार साझा करें, हमारे अड्डा को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस अड्डा पर आते रहें। नमस्कार, जल्द मिलेंगे।